स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल ज्ञान में। आज हम लोग जनरल नॉलेज का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पंचायती राज, इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों हो गई, कौन कौन से पॉइंट्स है। और जब सारे पॉइंट्स को समझ लेंगे तो फिर आखिरी में उससे जुड़े हम कुछ सवाल भी कर लेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपको याद भी हो जाएगा। आप लोग अगर शुरू से लेकर के अंतिम तक इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो हम दावा करते हैं कि आपको फिर पंचायती राज व्यवस्था के सवाल में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी कभी नहीं होगी। तो पंचायती राज व्यवस्था क्या है? पंचायती राज व्यवस्था आपको पता है कि गांव से जुड़ा हुआ जो विकास का बात है उसी के लिए पंचायती राज व्यवस्था का गठन हुआ होगा। क्योंकि आज भी आप देखते हैं कि पंचायती राज क्या, पंचायत गांव में है, गांव में जो भी सारी चीजें होती हैं। तो क्यों जरूरत आ पड़ी कि पंचायत के विकास के लिए जरूरी आ पड़ी कि पंचायत का विकास हो? तो एक संस्था या एक प्रॉपर एक व्यवस्था नहीं था, पहले एक व्यवस्था नहीं था जो कि सिर्फ पंचायत और गांव पे सिर्फ फोकस कर सके। तो ऐसा व्यवस्था नहीं था, तो कहीं ना कहीं गांव वाले लोग पिछड़ रहे थे और ग्रामीण क्षेत्र क्या था, पिछड़ रहा था। इसी के लिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारी बातें हुई कि पंचायती राज बनाया जाएगा, ऐसा किया जाए, वैसा किया जाएगा, लेकिन ऑन द ग्राउंड कुछ भी वैसा नहीं हो पाया। तब जाकर के फिर धीरे धीरे महसूस हुआ कि नहीं, कि एक ऐसा व्यवस्था बनाया जाए जिसको संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त हो, जिसके अपने अधिकार हो, जिसके अपने काम हो। तो ये सारी व्यवस्था को सोचते हुए क्या किया गया, पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। तो चलिए, पंचायती राज व्यवस्था में जरूरत क्या है, क्यों पंचायती राज व्यवस्था, इसका एम क्या, उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम लोग अब आगे जानेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी व्यवस्था जब लागू होता है, कोई भी जिंदगी में या कहीं भी कोई भी काम को जब किया जाता है तो किसी न किसी उद्देश्य के साथ, किसी न किसी एम को लेकर के किया जाता है। तो उसी तरीके से पंचायती राज व्यवस्था में तो जो एम था, वो मेनली जो एम था वो था गांव का विकास करना। तो गांव के विकास में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या क्या होती है? सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है कृषि, उसके बाद फिर शिक्षा। तो इसी तरीके के जो जो पॉइंट है, जैसे कृषि हो गया, शिक्षा हो गया, आपका जल संरक्षण हो गया, स्वच्छता हो गया, तालाबों का निर्माण हो गया। तो ये सारी जो व्यवस्था है, इस पे ध्यान दिया गया है कि अगर आपको मजबूत गांव या सक्षम गांव बनाना है तो कृषि, शिक्षा, स्वच्छता, जल संरक्षण और तालाब का निर्माण, ये सारा जो काम है, ये सारे कामों पर आपको फोकस करना होगा। तो पंचायती राज व्यवस्था का एम क्या था? यही सारी चीजें थी, वो क्या थी, पंचायती राज व्यवस्था का एम था। 1880 1880 से 1884 के बीच जो लॉर्ड रिपिन का जो कार्यकाल था, उसमें कई सारे ऐसे निर्णय लिए गए, कई सारे ऐसे काम किए गए जो कि बेहद ही गांव के लिए और बेहद ही पंचायत के लिए क्या हुए, अच्छे साबित हुए, आगे चल के अच्छे साबित हुए। इसीलिए जो लॉर्ड रिपिन का जो कार्यकाल है उसे पंचायती राज का कौन सा कार्यकाल कहा जाता है? उसे स्वर्ण काल कहा जाता है। इस बात को हमेशा याद रखिए। यहाँ से एक पॉइंट और आपको मिल रहा है कि लॉर्ड रिपिन का कार्यकाल क्या था, 1880 से लेकर के 1884 तक। जैसा कि हमने शुरू में भी बताया था कि जब हमारा देश आजाद हो गया, तो आजाद हो गया तो भारतीय संविधान में जो भाग 4 का जो नीति निर्देशक तत्व है, उसमें अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन और शक्ति प्रदान की बात तो कही गई, बात तो कही गई कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था को कोई भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। और आपको भी पता है कि जब संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था तो कहीं न कहीं ये सारी चीजें उस तरह से लागू नहीं हो पाएंगी जिस तरीके से उसे होना चाहिए था। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए, पंचायती राज व्यवस्था के लिए बहुत सारा समिति का भी समय समय पर निर्माण हुआ। चलिए देखते हैं कि उन सारे समिति क्या क्या है और क्या क्या नाम है। तो जो सबसे पहला समिति है उसे कहते हैं बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में, 1957 में एक समिति आया जिसका नाम रखा गया बलवंत राय मेहता समिति। कौन सा? बलवंत राय मेहता समिति। ये बलवंत राय मेहता समिति जो है, उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मतलब है कि 3 स्तर पे होना चाहिए। जैसे गांव के स्तर के विकास के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर के विकास के लिए पंचायत समिति और जिला स्तर के विकास के लिए जिला
परिषद का निर्माण होना चाहिए। ये सुझाव कौन दिया? बलवंत राय मेहता समिति। कब? 1957 में। याद रखिए 1957 में। फिर क्या हुआ? सबसे पहले क्या हो गया? वो हो गया। फिर क्या आया कि सबसे पहले जो राजस्थान विधानसभा है, कौन सा विधानसभा? राजस्थान विधानसभा में 1959, कब? 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का अधिनियम पारित हो गया। तो सबसे पहले किस स्टेट के विधानसभा में पारित हुआ? अगर ये सवाल आएगा तो आप क्या बोलिएगा? राजस्थान विधानसभा में। कब? 1959, 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का अधिनियम पारित हो गया। फिर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट सवाल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला जो है, नागौर जिला वाला, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। इसको हमेशा याद रखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था। कभी कभी डेट भी पूछ देता है। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, नागौर जिला को तो याद ही कर लीजिए, डायरेक्ट सवाल रहेगा। तो वो व्यवस्था की गई। फिर अगली समिति की अगर बात किया जाए तो अगला समिति हमारा हो गया अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 में आया। उनका क्या सुझाव था? उन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। कितने स्तरीय? 2 स्तरीय, जिसमें पहला मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद। कहने का यह मतलब है, आप इस चीज को इस तरीके से भी ले सकते हैं कि ग्राम पंचायत की जगह पर उन्होंने क्या किया? मंडल पंचायत का सुझाव दिया। किसका सुझाव दिया? मंडल पंचायत का सुझाव दिया। फिर 1985 में एक और समिति आई। वो समिति थी पीवी के राय समिति। पीवी के राय समिति, इन्होंने कितने पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया? जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। कितने स्तरीय व्यवस्था का? 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव दिया। राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का सुझाव दिया। इसके अलावा 1986 में सिंधवी समिति भी बना, 1988 में थुंगन समिति भी बना। ये सारी समिति बना। लेकिन 73वें संविधान संशोधन जो 1993 में हुआ, उसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दे दिया गया। क्या दे दिया गया? संविधान में स्थान दे दिया गया। जब फर्स्ट पेज पे जब आप लोग रहेंगे तो वहां पे कोना में ऊपर में आप दिखे होंगे एक स्लाइड में कि 73वें संविधान संशोधन 1993 लिखा हुआ था, जिसका हम उस समय नहीं विवरण किए थे। आप यहाँ पर देखिए कि 73वें संविधान संशोधन 1993 में क्या दिया गया? संविधान में स्थान दे दिया गया। और संविधान के किस भाग में? संविधान के 9वें भाग में, भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद, 16 नए अनुच्छेद 243 क से लेकर के 9 और 11वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए कि 11वीं अनुसूची में पंचायत के कार्य निर्धारण के लिए कितने विषय को शामिल किया गया? 29 विषय को शामिल किया गया। कितने विषय को शामिल किया गया? 29 विषय को शामिल किया गया। और देखिए 73वें संविधान संशोधन से जुड़े कुछ कुछ पॉइंट्स थे, तो उसको ध्यान दीजिए कि क्या क्या नियम बनाया गया, क्या क्या उसमें बताया गया कि आखिर क्या क्या जरूरी चीजें होनी चाहिए। तो इस कानून के अंतर्गत तो सबसे पहले 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जितने भी प्रदेश थे, जिसमें 20 लाख से अधिक जनसंख्या था, उस सारे प्रदेश क्षेत्र को पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली लागू करेगा। 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जितना भी प्रदेश था, उनके लिए कौन सा स्तरीय प्रणाली के लिए लागू करने के लिए बोला गया? त्रिस्तरीय प्रणाली लागू करना होगा। त्रिस्तरीय प्रणाली लागू कौन कर रहा था? किसके समिति में निर्णय लिया गया था? बलवंत राय मेहता समिति में। किस समिति में? बलवंत राय मेहता समिति में। दूसरा पॉइंट को देखिए, तो इस कानून ने ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार प्रदान किए। ये जो कानून था वो ग्राम सभा को, जो हमारा ग्राम सभा होता है जिसको पंचायत भी बोलते हैं, उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। अच्छा, उसके बाद क्या अगला पॉइंट रखा गया कि प्रत्येक 5 वर्षों के बाद पंचायतों का चुनाव हुआ। कितने वर्षों के बाद? 5 वर्षों के बाद। जैसे सारे इलेक्शन 5 साल के बाद होते हैं, विधानसभा लोकसभा, उसी तरीके से इसका भी कितने वर्षों के बाद रखा गया? 5 वर्षों के बाद।
अगर पंचायत भंग हो जाती है, अगर मुखिया की मृत्यु हो जाती है या किसी भी प्रकार से अगर पंचायत भंग होती है तो उसके 6 महीने के भीतर ही निर्वाचन कराना होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति एवं महिलाओं के लिए 1/3 1/3 सीटों का आरक्षण का भी व्यवस्था किया गया और प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया? राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। एक और बात है कि पंचायती राज के जो विभिन्न अंग हुआ, पंचायती राज का जो भी विभिन्न अंग हुआ, उसकी निगरानी के लिए किसे रखा गया? उसकी निगरानी के लिए रखा गया रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, ग्रामीण विकास मंत्री जो होते हैं वो क्या होते हैं? पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी करते हैं। एक और बात होता है कि ग्राम पंचायत का जो निर्वाचन होता है वो जाहिर सी बात है कि किसे कराना होगा? उसे राज्य सरकार को ही करवाना पड़ता है। सारी चीजें प्रक्रिया कौन करती है? राज्य सरकार पे ही निर्भर रहती है। उसके बाद आगे अगर देखा जाए तो खंड स्तर पर पंचायत समिति, खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। खंड स्तर पर पंचायत समिति क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है। ये सारी चीजें हो गया। अब हम लोग सीधा आ जाते हैं सवाल पे। ये जो भी सारा पॉइंट हम पढ़े वो आपको याद हो गया होगा, बहुत अच्छे से आपको बताया गया। अब हम लोग 10-20 सवाल को देख लेते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। तो पहला सवाल है जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको सारी चीज याद भी हो जाएगी। फर्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? आपको पता है, अभी बताया है, कॉर्नर में लिखा भी हुआ था ऊपर में कि 73वें संविधान संशोधन के तहत, कितने के तहत? के तहत 73वें संविधान संशोधन, कब? 1993 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इसमें तो 3 ही लिखा हुआ है लेकिन बहुत बार ये सवाल विभिन्न प्रकार के एग्जाम में काफी बार आ चुका है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में कौन कौन शामिल है? त्रिस्तरीय पंचायती राज में आपको पता है बलवंत राय मेहता जी का ये समिति था। इसमें क्या क्या कहा गया था? ग्राम पंचायत, ब्लॉक के लिए अलग और जिला के लिए जिला परिषद कहा गया था। चलिए अगला सवाल है कि भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपिन। लॉर्ड रिपिन का जो कार्यकाल था 1880 से लेकर के 1884 तक, इसमें कहीं ना कहीं इसे ही स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था के लिए। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है किस स्तर पर? ग्राम स्तर पर। किस स्तर पर? ग्राम स्तर पर। अगला सवाल क्या है? यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? सबको पता होगा कि 6 माह के अंदर में निर्वाचन करा देने होंगे। अगला सवाल क्या है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक क्या है? ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है एक प्रशासनिक प्राधिकरण, प्रशासनिक प्राधिकरण है। अगला सवाल है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी? आपको पता है कि बलवंत राय जी के बाद जो आया उन्होंने 2 स्तरीय पंचायत की सुझाव दिया था, एक मंडल और एक जिला परिषद। एक मंडल और दूसरा जिला परिषद। तो कितना हो गया? 2। ऑप्शन ए। पंचायत के चुनाव कराने हेतु तो किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। बिल्कुल सही जवाब। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? बताए थे हम पहले भी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जवाहरलाल नेहरू वाला। राजस्थान के नागौर जिले में। किस जिले में? नागौर जिले में। कब? 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को कराया गया था। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला क्या है? भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? आपको पता है कि त्रिस्तरीय कौन दिए थे? बलवंत राय मेहता समिति जी ने। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? बिल्कुल राजस्थान। सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ही पारित किया था। याद रखिए। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? स्थानीय सरकार। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? स्थानीय सरकार। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? तो शाह आयोग है नहीं, नानावती आयोग भी नहीं, लिब्राहन आयोग भी नहीं, तो कौन सा आयोग हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति।
बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ये सवाल सीजीएल 2013 में पूछा गया है। अगला सवाल है, 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? जी हाँ, पीवी के राय समिति ने दिया था। कौन दिया था? पीवी के राय समिति ने। लास्ट और आखिरी सवाल देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। बताए थे कि अनुच्छेद 40 में कहा गया था। तो इस तरीके से एक ग्राम पंचायत व्यवस्था के जितनी भी सारी चीजें हैं हम लोग पढ़ भी लिए और कुछ सवाल भी 16 सवाल ही कर लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप शुरू से लेकर के अंत तक आपने सारे वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आपको पूर्ण रूप से आप ये सारी चीजें याद हो गई होंगे। तो इसी तरीके अगर वीडियो आपको चाहिए, करेंट अफेयर्स चाहिए, डेली करेंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसी तरीके के छोटा छोटा टॉपिक का वीडियो आएगा जिसके लिए आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप इसी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, ज्वाइन कर लीजिए। डाउट ग्रुप भी है, वहाँ पर सारे डाउट बताया जाएगा। सारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलता रहे। तो ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।